आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोसाइटी के बारे में। तो सोसाइटी कैसे वर्क करती है और इसकी क्या डेफिनेशंस होती हैं या फिर करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं या फिर इसके क्या फंक्शंस हैं, ठीक है ना। और कैसे जो क्वेश्चन जो पुट किया जाता है आपको पेपर में, क्वेश्चन कैसे किया जाएगा कि एजुकेशन का क्या रोल है सोसाइटी में, हाउ द एजुकेशन प्लेइंग अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द सोसाइटी। सो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट नहीं आएगा या फिर डेफिनेशन करेक्टरिस्टिक्स नहीं आएंगी, फिर भी हम एक बार देख लेंगे। बट सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह से जो एजुकेशन है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है किसी भी सोसाइटी के अंदर। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है कि फंक्शंस क्या हैं सोसाइटी के, क्या काम करती है और साथ में एजुकेशन का क्या रोल है सोसाइटी में। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। तो ठीक है, चलिए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी क्या होती है, तो इसका मीनिंग हम बाद में देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। तो हम सबको पता है कि सोसाइटी होते हैं ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर, हैव कॉमन गोल्स एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर, यही बोलते हैं हम लोग। तो सोसाइटी की करेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कि सोसाइटी क्या है। सोसाइटी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है, ठीक है। सोसाइटी में जो लोग हैं वो आपस में बातचीत कैसे करते हैं, अपने काम के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। हम कोई भी काम अपना स्वयं नहीं कर पाएंगे अकेले, ठीक है ना। तो हमें सोसाइटी की ज़रूरत होती है। सोसाइटी को हम नैरो माइंड तरीके से भी समझ सकते हैं या फिर ब्रॉडर सेंस में भी समझ सकते हैं, ठीक है। एक तरीके का जो पॉपुलेशन है सोसाइटी, जहाँ पे भी हम कहेंगे कि यहाँ पे सोसाइटी के फीचर्स हैं, तो वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ पीपल्स रहेंगे, उनके कुछ गोल्स रहेंगे, वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं अपने कामों के लिए या फिर अपनी जो इच्छाएं होती हैं उनमें कुछ समानताएं होती हैं, ठीक है ना। हम कहते हैं ना ये इस समाज से आते हैं, ये इस समाज से आते हैं, तो मतलब हम जिस समाज से भी आएंगे वो एक सिमिलर काइंड ऑफ उनकी लाइकनेस होगी या फिर सिमिलर काइंड ऑफ उनकी करेक्टरिस्टिक्स होंगी, कुछ उनमें कॉमन जो कि एक दूसरे से बिलोंग करेंगे उनकी कम्युनिटी से। डिफरेंसेस, तो उनमें कुछ डिफरेंसेस भी हम देख पाएंगे, कुछ कुछ लाइकनेस होगी, कुछ डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, ठीक है ना। उनके एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट और उनकी कैपेसिटी। हालांकि जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो एज अ होल लेके चलते हैं या फिर एज अ पार्ट भी लेके चलते हैं, बट अगर हम बात करते हैं कि सोसाइटी में सबके इंटरेस्ट एप्टीट्यूड सेम होंगे तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों की चेंजेस भी होते हैं, इंटरडिपेंडेंस होती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। हम इंसान जो होते हैं वो कभी भी अकेले नहीं रह सकते, हम सोशल एनिमल्स होते हैं, हमें हमें किसी की ज़रूरत होती है हमेशा। हम हमेशा किसी के साथ रहना चाहते हैं, हम किसी के ऊपर निर्भर होते हैं, अपने कामों के लिए निर्भर होते हैं। एक व्यक्ति अपना काम स्वयं नहीं कर सकता, हमें कोई चीज़ चाहिए, हमें दुकान जाना पड़ता है, ठीक है ना। हम दुकान के बिना नहीं रह सकते। मान लो कि हमें कहीं और जाना है, हमारे पास गाड़ी नहीं है तो हम बस का यूज़ करेंगे। तो ये सारी क्या है, सोसाइटी चीज़ें हैं ना। कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, हमें कोऑपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट भी सोसाइटी से ही मिलता है। अगर हम कोऑपरेट करते हैं तो हमारी सोसाइटी हमें हेल्प भी करती है, अगर हम उसके साथ दगा करेंगे तो वो कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा कर देगी। तो एक तरीके का मैकाइवर, इमाइल डर्कहाइम या फिर हगस्ट कॉम्ट, ये सभी क्या है, सोशोलॉजिस्ट है जो कि सोसाइटी को डिफ़ाइन करते हैं। जैसे कि आप देखोगे इमाइल डर्कहाइम है, वो कैसे सोसाइटी को मैक्रो लेवल पे लेके जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सोसाइटी एक नेटवर्क है, वेब ऑफ रिलेशनशिप है, सोशल रिलेशनशिप। यहाँ पे लोग आपस में बातचीत करेंगे कुछ अपने कॉमन गोल्स को लेकर। एक वेब है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, ठीक है ना। कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है यहाँ पे, अपना काम स्वयं करने वाले लोग नहीं हैं, हम किसी के ऊपर निर्भर हैं। हमारी फीलिंग या फिर हमारे थॉट प्रोसेस हम किसी से ट्रेस करते हैं, हम कॉपरेशन चाहते हैं, हम कॉन्फ्लिक्ट भी हम किसी और से करते हैं। मतलब एक तरीके का क्या है, सोसाइटी पे हम निर्भर हैं, बिना सोसाइटी के हम जी नहीं सकेंगे। या फिर हमारा जो रिलेशन है, हम जो कहते हैं कि हम अकेला प्राणी रह ही नहीं सकता, तो ये समाज ही है जो कि एक नेटवर्क है, एक वेब है, एक जाला है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर निर्भर है अपने काम के लिए। परमानेंट नेचर है, ठीक है ना। सोसाइटी हमेशा इस्टेब्लिश होगी क्योंकि ये एग्जिस्ट करती है, जब तक इंडिविजुअल मर नहीं जाता तब तक ये उसके साथ रहती है और ये एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होती है।
हमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है, हमें अपनी सोसाइटी से एक तरीके का वेब है ये भी, ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो हमें से मतलब आइडियाज़ में होती है कि हाँ हम इस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, हम इस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। डायनेमिक होती है, डायनेमिक मतलब कि जैसे कि टाइम के साथ चेंजेस आते हैं। बहुत सारी सोसाइटी जो है कोई भी स्टैटिक नहीं रहती, है ना। पहले हम घूंघट निकाल के रखते थे, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। घूंघट निकालेंगे तो नीचे गिर जाएंगे। आजकल तो लड़कियां भी मोटरसाइकिल चलाती हैं। तो ये क्या है, सोसाइटी डायनेमिक होती है, वो कभी भी स्टैटिक नहीं होती है, एक जैसी नहीं होती। अगर एक जैसी रहेगी तो हम तो रोबोट हो जाएंगे। तो एक तरीके का चेंजेस, जो कस्टम्स, जो ओल्ड कस्टम्स है उसको रिफाइंड किया गया, भाई इंडो वेस्टर्न जैसी चीज़ें आ गई। तो एक तरीके का सोसाइटी जो है वो डायनेमिक होती है। कॉम्प्रिहेंसिव कल्चर होता है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब हमें सोसाइटी से बहुत सारा कल्चर मिलता है, हमें ऐसा रहना चाहिए, हमें ऐसा बिहेव करना चाहिए, हमारे ऐसे वैल्यूज़ होने चाहिए, हमारे ऐसे बिलीव्स होने चाहिए। ये सारी सोसाइटी हमें देती है। समथिंग मोर देन मेयर कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब क्या है इसका, कि हम इंडिविजुअल से ज़्यादा कलेक्टेड फील करना चाहते हैं। मतलब कि एक तरीके का हम अकेला व्यक्ति रह ही नहीं सकता। तो सोसाइटी इज़ मोर ऑफ मोर ग्रुप ऑफ द पीपल्स लिविंग टुगेदर, हैविंग कॉमन गोल्स, हैविंग कॉमन एटीट्यूड्स, एप्टीट्यूड्स, समटाइम्स इट डिफर्स। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं सोसाइटी कंट्रोल करती है। क्योंकि जैसे हमने सुना होगा आइडियल टाइप्स क्या होते हैं कि भाई कुछ बिलीव्स डिसाइड किए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, एक इंसान के कृत्यों को, जो भी वो कृत्य करना चाहता है, मान लो वो रॉबरी करता है तो उसको अगर सज़ा नहीं मिलती है तो वो रॉबरी और शुरू कर देगा। तो एक तरीके का सोसाइटी में कंट्रोल होना भी बहुत ज़रूरी है रेगुलेशन के लिए, ताकि कोई भी गलत एक्टिविटी या एंटी सोशल एक्टिविटीज़ ना हो। क्योंकि अगर इनको मान लो कि अगर सोसाइटी इसको कंट्रोल नहीं करती है तो एक तरीके का ये हल्ला बोल मच जाएगा, या फिर हर जगह ऐसा गड़बड़ी होना शुरू हो जाएगी। तो एक तरीके का हमें क्या करना है कि सोशल कंट्रोल, सोसाइटी जो है वो सोशल कंट्रोल करती है, म्यूचुअल इंट्रैक्शन एंड म्यूचुअल अवेयरनेस। तो एक तरीके का सोसाइटी क्या करती है, कंपोज होती है, लोगों से मिलकर सोसाइटी बनती है ना। तो एक तरीके का सोसाइटी अगर वहाँ जहाँ पीपल ही नहीं होंगे, जहाँ पे म्यूचुअल इंट्रैक्शन नहीं होगी, या फिर आपस में बातचीत नहीं होगी, डिबेट्स नहीं होंगे, तो वहाँ सोसाइटी थोड़ा ना हम चाहते हैं कि वहाँ पे डेवलप होगी। तो एक तरीके का सोसाइटी, देयर इज़ नो सोसाइटी जहाँ पे सोशल रिलेशनशिप नहीं है, जहाँ पे सोशल लाइफ नहीं है, लोगों की आपस में बातचीत नहीं करते हैं, इंडिविजुअल्स ही हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, वहाँ सोसाइटी हम डिफाइन कर ही नहीं सकते। ये सोसाइटी थोड़ी ना है। फिर भी ये तरीके का वॉलंटरली आप अपने मतलब एक जानवर है, वो भी अकेला वो भी एक सोशल वेब बना के चलता है। तो हम तो इंसान है ना, हमने सोसाइटी बनाई ही क्यों, ग्रुप ऑफ पीपल साथ में रहने ही क्यों शुरू हो गए, क्योंकि हमें एक स्थगित चीज़ें चाहिए थी, एक एरिया चाहिए था जहाँ पे हम एक डेफिनेट हमारी टेरिटरी हो, वहाँ पे हम खाएं पिएं सोएं उठें बैठें, अपना निर्वाह करें, अपना जीवन यापन करें। फिर वहाँ पे हमने खेती करना शुरू कर दी, वहाँ रहते रहते हमने सिविलाइजेशन हमारी इंक्रीज़ हुई, इस तरह से सोसाइटी ऐसे फॉर्म हुई। अगर मान लो कि हम घुमंतु प्राणी थे ना, हम हंटिंग करते थे, जहाँ हमें मिला हमने वहाँ काटा और खाया, और इस तरह से हम घूमते रहते थे। फिर जब उनको पता चला कि यार ये जो कैटल्स हमें ये मतलब हम खेती करेंगे, ये खाना भी खा लेंगे और हमें ये दूध भी दे देंगे, हमें बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। थोड़ी सिविलाइजेशन इंक्रीज़ हुई, उससे हमारा सोसाइटी तब से फॉर्म हो गई। और इस तरह से जो सोसाइटी है वो एक स्ट्रक्चर फैमिली का रूप लेना शुरू हुई, फिर मैरिज का लेना शुरू हुई, एक शादी का सिस्टम बना, एक सिस्टम बनाया सोसाइटी में। तो फंक्शन ऑफ सोसाइटी क्या होती है कि जो सोसाइटी होती है ना, अगर हम फिरते रहते घूमते रहते तो हमारी जो नीड्स है, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, जैसे होम हो गया, फिर या फिर शेल्टर हो गया, या फिर फूड हो गया, या फिर हमारा एक तरीके का रोटी कपड़ा मकान, ये तीनों अगर हमारे फुलफिल हो गए तो ये हमारी सोसाइटी से ही तो डेवलप हुए हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ ऑर्डर, जो भी हमारे जो रूल्स हमें बनाए जाते हैं, जो हमारे स्टेट ने बना दिए हमारे लिए रूल्स, वो हम फॉलो करते हैं ताकि हमारा बिहेवियर कंट्रोल रहे। अगर हमारे लिए रूल्स और रेगुलेशन नहीं इम्पोज करे गए तो फिर हमारे बिहेवियर में तो गड़बड़ होगी ना, हम कुछ भी उल्टा पुल्टा करना शुरू कर देंगे। तो एक तरीके का एक इंसान को कंडीशनिंग देने के लिए क्या किया जाता है, रूल्स बुक बनाई जाती है। तो
इसीलिए ताकि कोई प्रॉब्लम गड़बड़ या फिर फॉर्मल इनफॉर्मल चीज़ें हर चीज़ समाज की जो अच्छे से चले। मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन, सोसाइटी जो है उसमें इंडिविजुअल एक्वायर्ड नॉलेज नेसेसरी टू इंटरेक्ट विद द पीयर्स फॉर फर्स्ट इंसान, मतलब एक तरीके का क्या होता है कि किसी भी सोसाइटी में हम रहते हैं तो हमें एजुकेशन कैसे मिलेगी। पहले सोशलाइजेशन के थ्रू हमें मिलती है, फिर हमारे पीयर्स के हिसाब से, या फिर हमारे टीचर्स हमें देते हैं। और एक तरीके का क्या होता है कि हमारी एबिलिटीज़ में इन्हेंसमेंट हमारी सोसाइटी में ही रह के आ सकती है। हमारी एबिलिटीज़ में या फिर हमारे टैलेंट, हमारा इंटरेस्ट क्या रहेगा, ये हमें सोसाइटी बताती है ना। नेक्स्ट इसमें आता है कि मैनेजमेंट ऑफ इकॉनमी, जैसे कि कितना डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह से जो सोशल ग्रुप्स हैं जो कि अनएडवांटेज हैं, जिनको एडवांटेज नहीं मिली हुई है, उनको कैसे वेलफेयर कर सकते हैं। ये तो एक मैनेजमेंट होना सोसाइटी ही करती है, ठीक है ना। इकोनॉमी में एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रॉपरली सबको डिस्ट्रीब्यूटेड हों, सब इक्वली, पर ऐसा होता नहीं है ना। होता नहीं है वो अलग बात है, पर सोसाइटी के फीचर्स हम बात कर रहे हैं कि इसके फंक्शंस ये होते हैं। सोसाइटी ऐसा करती है कि मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी, कि इकोनॉमी में क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज प्रॉपर सबको मिले और सबको एक इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हों, सब सेटिस्फाइड हों, उनकी जो सेकेंडरी नीड्स भी हैं वो फुलफिल्ड हों। सेकेंडरी नीड्स और प्राइमरी नीड्स क्या होती हैं, जो फूड, कपड़ा, ये मकान और एजुकेशन, ये सारी हमारी बेसिक नीड्स हैं, इनको ही फॉलो करना है। पावर मैनेजमेंट, पावर मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे कि ये जो गवर्नमेंट है या फिर हमारे साथ किसी ने गलत कर दिया, या फिर हमारे साथ जस्टिस करना, या फिर हमारे हक जो है हमें मिले, तो ये इनका भी कार्यान्वयन करने के लिए सोसाइटी बनाई जाती है। सोसाइटी हमें हेल्प करती है। पॉलिटिकल लीडर्स या फिर ये सब समाज के ही आईने हैं या फिर पार्ट्स है। डिवीजन ऑफ लेबर, अगर एक ही व्यक्ति काम करेगा, दूसरा व्यक्ति बैठा रहेगा, बस उसको ऑर्डर देता रहेगा, तो इस तरीके का डिसबैलेंस क्रिएट होगा। तो डिवीजन ऑफ लेबर कौन कहते हैं, ये इमाइल डर्कहाइम ना, हाँ जो भी है, आई एम नॉट श्योर दैट, कि डिवीजन करना है बच्चों का नहीं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, उसमें हमारे जो वर्क हैं वो असाइन होने चाहिए। पर्टिकुलर ग्रुप को ये वाला काम दे दो, पर्टिकुलर ग्रुप को ये वाला काम दे दो, इक्वली स्पेसिफाइड एरियाज़ में वो उनको अलॉट करना चाहिए, सो दैट कि सब अपना अपना काम करें, सबको अपना अपना एक डिवीज़न हो। ये नहीं है कि पूरा दिन एक व्यक्ति काम कर रहा है और दूसरा सिर्फ ऑर्डर कर रहा है, तो उसके हक का काम बस ऑर्डर करना ही है क्या, उसको भी उतना ही काम करना है, ठीक है ना, जितनी आपकी कैपेसिटी। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, हमारा आपस में कम्युनिकेशन हो, ठीक है ना, आपस में कम्युनिकेशन, जितना इंटरेक्शन करते हैं हमारे बड़े इंसान से मतलब जिसने जितना जीवन में सुना है, समझा है, पढ़ा है, लिखा है, या फिलोसोफर्स हो गए जो कि कुछ जीवन में कुछ नया कर देते हैं, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी हो गए, या फिर कोई भी आप फिलोसोफर ले लो कि अपनी निजी ज़िंदगी में उन्होंने इतना कुछ अचीव कर लिया होता है, तो एक तरीके का क्या देखे जाते हैं वो हमें, एक कम्युनिकेशन देके जाते हैं कि हमें किस तरह से अपने वैल्यूज़ को इनकलकेट करना चाहिए, हमें किस तरह से हमें अपने डांस, पेंटिंग, उसमें भी हम अपने अपने कम्युनिकेशन को दर्शा सकते हैं। या फिर आप कह सकते हो कि आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन होती है जैसे कि डांस के माध्यम से अपने कल्चर को प्रेजेंट करना, या फिर पेंटिंग के माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। ये सब हमारी सोसाइटी के एक नॉर्म्स हैं, या फिर सोसाइटी इसको फंक्शन करती है। नेक्स्ट इसमें आता है प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। तो जो सोसाइटी है वो हेल्प करती है हमारे जो भी कल्चर चीज़ें हैं, या फिर प्रिजर्वेशन उसको प्रमोट करती है, कि जैसे कि कोई इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ है उसको हमें पकड़ना चाहिए, सो दैट कि आने वाली जनरेशन है उसको उससे बेनिफिट हो, ना कि वो एक तरीके का एक रूढ़िवादी बन जाए, या फिर किसी की प्रोग्रेस में एक बाधा या फिर रोड़ा बन जाए। ऐसे ही कस्टम या पावर या वैल्यूज़ को फॉलो करना है जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है, या फिर इंडिविजुअल के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है ना। तो एक तरीके का
हमें अपनी कल्चर को प्रिजर्व कैसे करना है, उसको ट्रांसमिट कैसे करना है, यंग जनरेशन के साथ कैसे उसको कोरिलेट करना है, उसको कितना नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान क्या है, ये सब चीज़ें हमें सोसाइटी प्रोवाइड करती है। लेजर, वन ऑफ द मेंबर ऑफ सोशल ग्रुप इज ऑल्सो समथिंग दैट मस्ट बी कंसिडर। रिलैक्सेशन, है ना। जैसे आप देखते हो कि टेक्नोलॉजी से हमें कितना रिलैक्सेशन हो गया है, उतना ही मेंटल स्ट्रेस भी होना शुरू हो गया। तो सोसाइटी में लेजर कुछ हद तक होना चाहिए ताकि हम फ्री फील कर पाएँ, फ्रीडम फील कर पाएँ। रिलीजियसिटी तो बहुत ही ज़्यादा, अगर हमें अपने वे ऑफ लाइफ सुधारनी है तो हमें रिलीजियस व्यक्ति को देख लो कि वो एक तरीके का आपको बता देता है कि हमें ऐसे सुबह इतने बजे उठना चाहिए, सुबह शाम को इतने बजे सो जाना चाहिए। तो एक तरीके का एक स्पेसिफिक रूल होते हैं जो कि किसी रिलीजन के अंदर होते हैं, और वो हमें कोड ऑफ कंडक्ट बताते हैं कि हमें किस तरह से कंडक्ट करना है, किस तरह से हमें इस सोसाइटी को लेके चलना। तो ये थे हमारे कुछ फीचर्स जो कि सोसाइटी के फीचर्स होते हैं। सोसाइटी हमारा मतलब एक तरीके का, अगर सोसाइटी ना हो तो हमें पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। तो सोसाइटी हमें एक रूल बुक देती है कि भाई हाउ टू बिहेव, हाउ टू टॉक, हाउ टू डायनेमिक, हाउ टू इंटरेक्ट, हाउ टू कम्युनिटी। तो सोसाइटी इज़ लाइक होलसम। तो उसमें एजुकेशन आ जाती है, इकोनॉमी आ जाती है, फिर आपके सोशल प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर आ जाता है, रिलीजन आ जाता है, फिर आप मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोसाइटी में होती हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन इन सोसाइटी? एजुकेशन का क्या रोल है इन सोसाइटी में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये। अगर आपने कर लिया ना ये वाला क्वेश्चन, तो आपका एक 12 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, जो कि फिलोसॉफिकल का है ये, ठीक है ना। रोल ऑफ एजुकेशन इन सोसाइटी, ये क्वेश्चन पिछले बार भी आया है, और ये आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। इसमें क्या लिखना है कि जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो कैसे समाज में काम कर रही है। शिक्षा क्या समाज में बदलाव ला रही है। हम देखते हैं कि कुछ कस्टम्स या फिर ट्रेडिशंस जो हैं वो बदल चुके हैं। सती सिस्टम हो गया, फिर घूंघट प्रथा हो गई, या फिर आप देखते हो दहेज प्रथा आज भी कहीं ना कहीं चल रही है। बहुत हद तक लोगों की माइंडसेट में चेंजेस आए हैं, थिंकिंग में चेंजेस, प्रोग्रेस देखने को मिली है। ये किसकी वजह से हुआ है? एजुकेशन से। सोसाइटी को बदलना, या फिर सोसाइटी की हमने अभी बात की कि सोसाइटी एक स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है। क्यों? क्योंकि हम एजुकेशन से उसमें चेंजेस ला रहे हैं। एजुकेशन हमें बताती है कि हाउ टू बिहेव, हाउ टू टॉक, हाउ टू लिव, हाउ टू स्टेट, हाउ टू ब्रिंग डिफरेंसेस, हाउ टू चेंज योर लाइफ, है ना। तो एजुकेशन मतलब क्या है? टू ब्रिंग आउट, टू नरिश, टू एक्ट ऑफ टीचिंग। तो ये क्या है एजुकेशन? एजुसियर, एजुकेटम, आपने सुना होगा इसके रूट वर्ड्स। तो रोल यहाँ से शुरू होता है। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दोगे कि एजुकेशन क्या है, थोड़ी सी, है ना। और सोसाइटी क्या है? सोसाइटी क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल्स है जो कि लिव करते हैं, एक कॉमन इंटरेस्ट होते हैं। सोसाइटी जो है, सोसाइटी में जो रहने वाले लोग हैं, अगर उनको एजुकेट किया जाएगा तो वो समाज में बदलाव लाते हैं। क्योंकि अगर घिसी पिटी सोसाइटी चल रही है तो हम क्या प्रोग्रेस कर पाएंगे, क्या कुछ चेंजेस ला पाएंगे सोसाइटी में? तो थॉट प्रोसेस में चेंज आना एजुकेशन के थ्रू ही हो सकता है। और ये इसमें डेकेड्स लग जाते हैं, लोगों के 40 साल लग जाते हैं इसमें चेंजेस लाने के लिए, एक थॉट देने के लिए। तो एजुकेशन एक डेप्थ मीनिंग है इसका, ठीक है। लिटरेसी से काफ़ी डिफरेंट है। एजुकेशन एक डेप्थ मीनिंग है और इस लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है एजुकेशन का। एक बच्चे को बता दिया जाए कि ऐसा होता है, ठीक है। एक बच्चे को इंसर्ट किया जाए कि हमें प्रेजुडाइजेस नहीं करना चाहिए, पूर्वाग्रह नहीं बनाना चाहिए। अगर उसके साथ ऐसा होगा फिर से कभी, तो हमें उसको ये दिमाग में होगा कि अरे मैम ने तो बोला था कि प्रेजुडाइजेस नहीं होने चाहिए, पूर्वाग्रह नहीं होने चाहिए आपके, पर यहाँ पे तो पूर्वाग्रह इम्पोज किया जा रहा है हम पे। तो वो उसके अंदर जो क्रांति वाली फीलिंग होगी ना, वो आएगी बाहर। वो बोलेगा बोलेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है मैम, फिर गलत है या फिर आप गलत हो, कोई तो गलत है इन दोनों में। फिर हार के तो वो एजुकेशन ही जीतेगी वहाँ पे। तो एक तरीके का लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है जो कि कभी वो डेवलपमेंट होती है हमारी, या फिर प्रोग्रेस होती है किसी भी सोसाइटी की। अगर हम ये ऐसा सोचते रहेंगे कि ऐसा होता था, भाई उस समय में वो चलन में था तो वो वैलिड भी था, बट आज के समय में ऐसा कुछ वैलिड नहीं है, तो फिर उसको क्यों ही मानना है?
तो कुछ जो है कि जो एजुकेशन है वो प्रोसीड करती है किसी भी सोसाइटी को चलाने के लिए एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे जो भी डिज़ायर्स होती है ना इंडिविजुअल्स की, जो भी वो प्रोग्रेस करना चाहता है या फिर वो एजुकेशन के माध्यम से हो सकता है, ठीक है ना। इन मॉडर्न वर्ल्ड हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ बन रही हैं, यहाँ पे न्यू न्यू इन्वेंशंस हो रही हैं, ये सब किसकी वजह से हुआ है, एजुकेशन की वजह से। और ये समाज में ही बदलाव लाने की बात हो रही है। ये एक तरीके का आप एजुकेशन के बारे में अगर जानोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि अल्टीमेट एम होता है एजुकेशन का समाज को बदलने के लिए। फिर हमारी जो भी एस्पिरेशंस होती हैं, सोशल एस्पिरेशन, हम चाहते हैं कि समाज में इस तबके में डिफरेंसेस आए या फिर ये भी पार्टिसिपेटिव हो, या फिर ट्राइबल एरियाज़ में आज भी लोग इतने खुले नहीं हैं दिमाग उनके, तो हम चाहते हैं कि उनमें भी बदलाव हो। तो एजुकेशन वहाँ से अगर कोई बिरसा मुंडा जैसे लोग पढ़ लें, लिख लें या लेटर बन जाएं, तो वो समाज को बदलने में एक अच्छी भूमिका बना सकते हैं। हमारे जो डिज़ायर्स हैं या फिर हमारी नीड्स हैं सोसाइटी की, उसको इम्प्रूव कर सकता है। ट्रांसमिशन ऑफ सर्टेन एटीट्यूड्स, देखो क्या होता है कि एजुकेशन जो होती है हमें बताती है कि हमें किस में बदलाव लाना चाहिए, जो अपडेट्स हो रही हैं, जो अपडेट करता रहता है अपने आप को कि समाज में ये बदलाव आ रहे हैं, हमें ट्रेंड के साथ चलना है या फिर जो वैलिड चीज़ें हैं उसके साथ चलना। एजुकेशन हमें बताती है कि हमें हाउ टू ट्रांसमिट आवर एटीट्यूड्स, नॉलेज, स्किल्स, हमें क्या क्या स्किल्स फॉलो करनी है और हमारे क्या क्या। इमाइल डरकheim कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमारी सोसाइटी को प्रिजर्व करता है, उसके कल्चर्स को भी और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है ना। तो एक तरीके का एजुकेशन सिस्टम जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे थिंकर्स हैं जो कि एजुकेशन के बारे में बातें करते हैं। यहाँ पे हम पॉइंट्स थोड़े समझेंगे कि पॉइंट्स एजुकेशन कैसे हेल्प करता है किसी भी सोसाइटी को चेंज करने में। तो सबसे पहले तो आता है मोरल। मोरल क्या होता है भाई? सेट ऑफ बिहेवियर, ठीक है। मोरल, हमें मोरल रहना चाहिए। मोरल क्या होता है? मोरल मतलब कि हमें सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें दूसरों के प्रति लॉयल होना चाहिए, हमें हमें किसी की भावना को हाथ नहीं करना चाहिए, हमें हमें देश के लिए मन मिटना चाहिए। एक तरीके का हमारे सही क्या है गलत क्या है मोरल डेवलपमेंट कहलाता है। कि एक तरीके का जो एजुकेशन है वो फाउंडेशन है मोरल। बच्चे के अंदर ये, जब बच्चे को कुछ नहीं पता होता तो एक तरीके का मोरल एजुकेशन दी जाती है उसको, एंड उसको बताया जाता है कि आपको कैसे बिहेव करना है, सेट ऑफ बिहेवियर कैसे किया जा सकता है, आपका करेक्टर कैसे फॉर्म हो सकता है। सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है? सोशलाइजेशन प्रोसेस मतलब कि एक तरीके का जब हम पैदा होते हैं बाय बर्थ टू डेथ, बर्थ से लेके हम जो भी बिहेवियर हमें सिखाया जाता है, मैं लड़की हूँ, मुझे इस तरह से चलना चाहिए, मुझे इस तरह से बैठना चाहिए, मुझे कम बोलना चाहिए, मुझे मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए रात को, मुझे अपने ऐसे सेट ऑफ बिहेवियर नहीं बोलना चाहिए, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। एक तरीके का एक बिहेवियर, सेट ऑफ बिहेवियर जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। आज आप देखते हो कि लड़कियों को जिसको पॉजिटिव मिला है वो आज समाज में अच्छा काम भी कर रही हैं, ऐसा नहीं है। तो एक तरीके का सोशलाइजेशन प्रोसेस जो है वो एजुकेशन के थ्रू भी मिल सकता है। बट अगर हम देखें कि सोशलाइजेशन जो होती है, जो एक इंसान जो अपने लाइफ टाइम में बर्थ से लेके जो भी बड़ा होते समय तक जो 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 उसको सिखाया जाता है, कंडीशन किया जाता है उसको, वही क्या है? सोशलाइजेशन। कि सोशल प्लेसमेंट होती है कि भाई किस तरह से आप प्लेस कर सकते हो अपने आप को, किस तरह से आप सेटल डाउन हो सकते होगी भाई, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ठीक है। कल्चरल एक्सपेंशन एंड इनोवेशन। कल्चरल एक्सपेंशन क्या होता है? कल्चरल एक्सपेंशन की हमारे जो कल्चर्स हैं, ठीक है ना, स्पेशली हायर एजुकेशन स्कॉलर्स, गुड रिसर्चेस, मतलब एक तरीके का जो भी हम कुछ नया रिसर्च कर रहे हैं या फिर हम कुछ कल्चर को ट्रांसमिट करने की बात कर रहे हैं कि जैसे कि हमारे कल्चर में वेदास लिखे गए, हमारे वेदास कितने इम्पोर्टेंट हैं, हमें पता होना चाहिए। ये कल्चर को एक्सपैंड करना है या फिर भगवद गीता जैसी चीज़ें हमारे देश में पाई जाती हैं भाई। एंड फिलोसोफर्स जो हैं वो काफ़ी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग रखते थे। और आप देखते हो कि कितने सारे फॉर एग्जाम्पल जैसे मेडिकल रिसर्च एट द मेडिकल इंस्टीट्यूशन में होगी, ठीक है। तो किस तरह से हमें हेल्प करती है इंक्रीज़, जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो उन्होंने ये रिसर्च पाई कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी किस तरह से इंक्रीज़ हुई है।
तो ये एक तरीके का रिसर्च है जो कि एडवांटेज करती है, ठीक है ना, हेल्प करती है लोगों को, जो आने वाले लोग हैं उनको बताने में। तो मतलब एक तरीके का आपको क्या करती है एजुकेशन, जब आप एजुकेटेड होते हो आपको ये हेल्प मिलती है कि आपको किस तरह से अपने आइडियाज़ को और इम्प्रूव करना है, और इसमें डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। ये सारी एजुकेशन हमें सिखाती है। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिफॉर्म्स, जो भी हम समाज में बदलाव देखना चाहते हैं या फिर फॉर्मल एजुकेशन में कुछ बदलाव देखना चाहते हैं, कुछ रिवाइज करना चाहते हैं। अब आप देखते हो कि हर 10 साल में नया करिकुलम फ्रेमवर्क होता है, तो ये सब क्या है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। एक फाउंडेशनल स्टेज पे बच्चे को एक उनके एज के हिसाब से, साइकोलॉजिकल के हिसाब से उनकी करिकुलम बनाया जाता है, सो दैट कि उन पे वैसा इम्पैक्ट पड़े। हम वैसा देखना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म देखना चाहते हैं, अपने समाज को बदलना चाहते हैं। कल्चरल डेवलपमेंट, भाई रिच कल्चरल हेरिटेज हमारी, आप देखोगे कितने बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स जो है बना के रखे हुए हैं, ताकि बच्चों को जो मतलब हमारे जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं हमारे, आप देखोगे कि कितना रिच वाइडर कल्चरल है। तो हमें हर चीज़ को क्या करना है, एक वैल्यू करना है कि ये चीज़ें हैं तो इसकी क्या वैल्यू हमारी लाइफ में, उसकी नॉलेज, उसकी एक तरीके का प्रिजर्व करना है अपनी भाषा से या फिर अपनी नॉलेज से भी, फिर या फिर अपने डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है कि हम हार्ड वर्क करेंगे, ठीक है ना। एजुकेशन हमें सिखाती है कि हमें अपना पॉजिटिव और वाइडर एटीट्यूड रखना चाहिए किसी भी काम के लिए। हम ये ना सोचें कि ये काम कर लें बस हो गया, ज़िंदगी ख़त्म। एक व्यक्ति एक काम करके पूरी ज़िंदगी निकाल देता है और वो मर जाता है। एजुकेशन अगर ली हो तो वो कहता है कि एक्सप्लोर करो भाई, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखो कि ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। मतलब अपने चारों दिशाओं में देखो कि क्या आपके लिए सूटेबल है, आप क्या कर सकते हो, आपकी क्या कैपेसिटी है। तो ये हमें फोस्टर करती है एजुकेशन, ठीक है। ये सोसाइटी में ही होती है। हम किस तरह से आप देखते हो कि जो शहीद हो जाते हैं देश के लिए, वो एक बार भी ये नहीं सोचते हैं कि हम समाज के लिए अगर शहीद हो गए तो हमारा पर्सनल बेनिफिट क्या। पर्सनल बेनिफिट वो अगर देखना शुरू हो गए तो फिर समाज में वो कुछ अच्छा नहीं कर, सेल्फिश मोटिव्स होते हैं हमारे, ठीक है। हम कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे हम बहुत लार्जर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी को देख के चलते हैं कि हमारे जो एट्रीब्यूट्स हैं, अगर हम कुछ ऊंचा करते हैं ना, हम एक आइडिया देके जाते हैं किसी को। मान लो कि मैं एक एयरफोर्स ऑफिसर हूँ, ठीक है। एयरफोर्स में मैं हूँ और मान लो कि मेरा जो एरोप्लेन है वो क्रैश हो गया बाई चांस। वो मतलब फाइटर जेट है, वो लड़ते लड़ते मेरा वो क्रैश हो गया। और एक क्या समाज में चला जाएगा कि एक एक आइडिया चल जाएगा कि भाई वो देश के लिए शहीद हो गए, या फिर उसने अपने बारे में नहीं सोचा, अपने देश की रक्षा या सीमा को सुरक्षित करने के लिए उसने जान की बाजी दी। तो एक तरीके का क्या होता है कि सरेंडर करना अपने देश के लिए या फिर सोसाइटी के लिए, एक सेट ऑफ आइडिया छोड़ के जाता है कि हमें अपने देश के लिए काम करना चाहिए, हमें अपनी सोसाइटी के लिए काम करना चाहिए विदाउट मोटिवलेस नहीं, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू क्या होती है, जैसे हमने प्रियम्बल में पढ़े हैं, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस। ये सब चीज़ें क्या है, ये हमें सिखाती हैं कि हमें किस तरह से, हमारी एजुकेशन हमें सिखाती कि हमें इसको फ्लरिश करना है। ये सारी जो भी हमने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी देखी है, इसको हमें और इन्हेंस करना है। कैसे करेंगे, देखेंगे कि यहाँ जहाँ पे गड़बड़ है वहाँ पे प्रॉब्लम को बाहर निकालेंगे एंड फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो एक तरीके का क्या करेंगे, यहाँ पे डेमोक्रेटिक वैल्यू को इन्हेंस करने की बात हो रही है, ठीक है। सब्लिमेशन ऑफ इंस्टिंक्ट क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, मिल जाना, घुल जाना किसी में। इंस्टिंक्ट क्या होता है, हमारे जो इमोशंस, जो हमारे विचार। क्या होता है कि एजुकेशन हमें सिखाती है कि हमारे इंस्टिंक्ट कैसे डायरेक्टेड हों, ठीक है। मान लो कि हम
हमारी एजुकेशन हमें सिखाती है कि हमें कैसे देशभक्त होना चाहिए, या फिर कैसे हमारी मोरल वैल्यूज़ होनी चाहिए, कैसे हमें सीखना है, कोई भी चीज़ को मान नहीं लेना होता है, हमें एक साइंटिफिक अप्रोच लेके चलना होता है, पहले आइडेंटिफाई करना होता है कहाँ प्रॉब्लम आई है, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, उसमें अपने इमोशंस भी देखने चाहिए कि इसमें इमोशंस कहाँ हमारे गड़बड़ कर रहे हैं। तो एक तरीके का क्या होता है कि सब्लिमेशन ऑफ इंस्टिंक्ट, हमें अपने इंस्टिंक्ट को कैसे डायरेक्ट करना है, वे हमें एजुकेशन सिखाती है। हमारे इंस्टिंक्ट कुछ भी हो सकते हैं, हम यू नो हमें हमारे जो इंस्टिंक्ट, हमारे डिज़ायर्स हैं, जो भी हम चाहते हैं करना, वो एक राइट डायरेक्शन में चले। मतलब कि हम मान लो कि हमारी इमोशन है कि हमें कुछ पाना है, तो हम सोसाइटी का डेवलपमेंट हो वहाँ पे भी। ये नहीं है कि हम अपने इंस्टिंक्ट गलत तरीके से चले हैं, मेरे को बस सोना चाहिए तो हम गलत तरीके से हम रॉबरी करके या फिर कुछ ऐसा उल्टा सीधा करके ऐसा करेंगे। बट अगर हमने एजुकेशन ली होगी तो हमारे इंस्टिंक्ट हमें बताएंगे कि नहीं भाई, हमें अपने बिहेवियर को किस तरह से चैनलाइज करना है, हमें अपनी मेहनत करके या फिर हार्ड वर्क करके, इसको पढ़ के समझ के एनालिसिस करके फिर हमें अगर मिलता है सोना तो हम वो एक्सेप्ट करेंगे। कोऑपरेटिव लर्निंग हमें सिखाता है, ठीक है। एजुकेशन जो होती है वो अकेले नहीं हो सकती, टीचर का पढ़ाना और बच्चे का लर्न करना दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं। सिर्फ टीचर पढ़ा देगा और बच्चा सुन लेगा ऐसा नहीं होता है, दोनों को एक्टिव होना पड़ेगा। एंड ये एक कोऑपरेटिव लर्निंग है, ठीक है ना। हम बिना, अगर टीचर आ गया क्लास में, बच्चे ही नहीं है क्लास में, तो वो कैसे पढ़ाएगा। तो एक तरीके का क्या होता है, एजुकेशन जो होती है वो एक कोऑपरेटिव लिविंग होती है। कोऑपरेटिव लिविंग में एक साथ कैसे हमें रहना है और कैसे हम पढ़ना है, कैसे सीखना है। कोई भी लर्निंग कोऑपरेटिव लर्निंग भी हो सकता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कॉन्ट्राडिक्शन, जो भी हमारे हमारा सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता है जीवन में, कि हमें उसने ऐसा बोल दिया, हमें उसने ऐसा बोल दिया। जब तक हमारे मन के ही जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो ख़त्म नहीं होंगे, या फिर सोसाइटी के कॉन्फ्लिक्ट्स तो बहुत बाद की बात है। जब तक हम खुद में ही अपने डिज़ायर्स, अपनी इच्छाएं हम नहीं जानते कि हम क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं, हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स जब तक हमारे रिजॉल्व नहीं होंगे, तब तक हम बाहर के जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम या फिर सिख ईसाई या फिर पुअर और रिच के बारे में, या फिर आप देखते हो कि करप्शन जैसी कॉन्ट्राडिक्शन, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं बाहर, हम इसको देख ही नहीं पाएंगे। हमारे बिलीव्स में कितने गड़बड़े हैं, ये सारी वैल्यूज़ क्या रहेंगी इनमें, ये कैसे हम इसको रिजॉल्व करें, हम इसमें किस कैसे हद तक इसमें रिजॉल्विंग एटीट्यूड लाएं, ये हमारी एजुकेशन हमें बताती है कि हम किस तरह से इसमें चेंजेस ला सकते हैं। हमारे जो ओल्ड बिलीव्स हैं वो हमें एक रूढ़ी बनाते हैं या फिर रिजिड बना देते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए, और जो इम्पोर्टेंट है वो कर सकते हैं। एक्ट एज अ बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एंड एलिस्ट्रिज्म, मतलब एक तरीके का क्या है कि आपको एजुकेशन हमें सिखाती है कि मानवतावाद की, मतलब एक तरीके का हमें हमारे अंदर एक, हमें रिलीजन नहीं करना चाहिए, सेल्फलेसली काम करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये इस रिलीजन का है तो हमें इस लोगों को हेल्प नहीं करनी चाहिए, हम अपनी कम्युनिटी को हेल्प करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि जो ह्यूमैनिटी होती है वो कहती है कि भाई हम पहले इंसान हैं, ना कि हम ये वाली रिलीजन, ये वाला कास्ट, ये नहीं। कोई मर रहा है तो उसको बचा लो भाई, ठीक है ना। हम एक तरीके का एक्सप्लॉयटेशन किसी के ऊपर करना, करप्शन होना, एक किसी के पैसे ज़्यादा हड़प लेना, या फिर एक तरीके का डिज़ास्टर होगा तो हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए। तो ये वैल्यूज़ जो है ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ है, ह्यूमनिज़म की वैल्यूज़ है कि हमें ये हेल्प करना चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन जो होती है कि एक तरीके का हमारा टेम्परामेंट, कि हम दूसरों को हेल्प करें, किसी की मदद करें, एंड यही होता है। सत्यम शिवम सुंदरम, ये हमारी वैल्यूज़ हैं, सत्य बोलें और शिव और सुंदरम, ब्यूटी क्या है, गुडनेस क्या है, ये सब चीज़ें। एलिवेशन ऑफ साउल, एलिवेशन क्या होता है, साउल इज़ अ पार्ट ऑफ अल्टीमेट ट्रुथ, है ना। ये भी हमें सोसाइटी बताती है, एजुकेशन बताती है। मेंटेन हार्मनी, हमें हार्मनी कैसे मेंटेन रखनी है, दो लोगों के बीच में आइडियाज़ में कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, तो हम उनमें कैसे हार्मनी क्रिएट कर सकते हैं। और क्रिएटिव अवेयरनेस,
क्रिएटिंग अवेयरनेस मतलब कि एक तरीके का कॉन्शियसनेस का होना। आप कोई भी चीज़ मान ना लें, ठीक है ना? आज आज के टाइम में कोई भी चीज़ मान ना लें। आपके पास इंटरनेट है, आप चेक करें। कोई भी चीज़ अगर किसी ने बोली है तो आप ऐसे ही मान लिया, आपने उसको मान लिया, ठीक है? तो ये भी गड़बड़ होती है एक तरीके की। सॉरी। तो एक तरीके का आपको क्या करना है कि आपको मान नहीं लेने की कोई चीज़, ठीक है ना? आप एक एज इंडिविजुअल, आप एक कॉन्शियसनेस हो, उसको पहले समझो, उसकी राइट्स और रॉन्ग्स देखो, फिर अपना एनालिसिस करो, फिर समझो। क्रिएटिंग अवेयरनेस एजुकेशन हमें बताती है कि हमें किस तरह से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना? हम किसी की बात को मान नहीं लेंगे ऐसे ही, साइंस ढूंढेंगे उसके पीछे की भाई क्या गड़बड़ है। ऐसे कैसे मान ले तुम्हारी बात? अगर हम इसमें कुछ ढूंढ पाते हैं कि हाँ वैलिड है, ये मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगी, या फिर ये इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, तो हम मानेंगे। एजुकेशन हमें इम्पार्ट करती है, ना कि सिर्फ हमें एक वैल्यू ओरिएंटेड बना देती है। ऑब्वियसली हमें एक जागरूक नागरिक बनाती है। ये कहने का मतलब है इरेडिकेटिंग सम सोशल वाइसेस। ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एजुकेशन की वजह से हुई हैं। हम देखते हैं कि लड़कियां पहले राइटर नहीं थी। आप देखोगे कि लड़कियां पहले ट्रेन्स नहीं चलाती थी, एरोप्लेन्स नहीं चलाती थी, या फिर स्टीरियोटाइप्स जो भी बांधे गए हैं कि समाज की लड़कियां जो होती हैं वो किचन का काम करती हैं, एक तरीके का सोशल वाइजेस से थे। बाल विवाह हो जाना, जब तक उसकी बुद्धि चलती नहीं थी तब तक पहले ही उसकी शादी हो जाती थी, और एक तरीके का एक मशीन बना देना बच्चे पैदा करने वाला। तो एक तरीके का क्या होता है कि जो भी इरेडिकेशन करना, वोटिंग का अधिकार मिलना, या फिर आप देखते हैं कि मैरिज एज का बढ़ना, 21 साल या फिर 18 साल की एज रखी गई है। तो आप देखोगे कि ये सब क्या है, एक तरीके का एक सोशल बाइसेस होते हैं जो कि देश या समाज को खा रहे होते हैं एक तरीके का। आप कब तक पैट्रियार्की लेके चलोगे, ठीक है ना? 50% ऑफ वीमेन इज़ देयर। तो ये हमें इक्वल लेके चलना पड़ेगा, इनको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो ये जो है एजुकेशन के माध्यम से ही हो सकता है। बिल्डिंग करेक्टर, आपका जो करेक्टर है, ठीक है ना, जो हमारे कैसे वैल्यूज़ रहेंगे, हम किसी को सम्मान कर रहे हैं, किसी को तिरस्कार करेंगे, किसको हम ज़्यादा इज्जत देंगे, किसको हम कम इज्जत देंगे, ये सब राइट पाथ हमें कौन सिखाता है? एजुकेशन। टीच पीपल्स अ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ लेजर टाइम। एजुकेशन हमें सिखाती है कि हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें अपने टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए। एक एक समय आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपकी लाइफ में सिर्फ आपके साथ पास 60 ईयर्स है, और 60 ईयर्स में आपको बहुत सारे काम करने होते हैं। एजुकेशन जो होती है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस होती है, आपको बहुत धीरे से समझ में आती है चीज़ें, बट आपका जो टाइम होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। आपको समाज में रहना है, आपको समाज में कुछ ऊंचा करके जाना है, तो आपको ये बताता है एजुकेशन कि हमें कैसे अपने लेजर टाइम का जो खाली समय है हमारा, हमको लगता है कि हम क्या करें, हम वेले हैं, बूढ़े ऐसे होते हैं, तो एक तरीके का एजुकेशन हमें सिखाती है कि हमें किस तरह से अपना टाइम का यूटिलाइजेशन करना चाहिए, और अपनी जो भी अचीवमेंट है मैन की, उसमें आप आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर पढ़ सकते हैं, अपने दिमाग को बढ़ा सकते हैं, अपने कल्चर को इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपने कल्चर की वैल्यूज़ को इनकलकेट कर सकते हैं। आप एजुकेशन जो है वो एक तरीके का आपको ना सिर्फ एक इंडिविजुअल बनाती है, इंडिविजुअल मैन बनाती है, ऑब्वियसली आपको एक ऑक्यूपेशनली स्ट्रॉन्ग अर्नवुड भी प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड बेटर लाइफ, आपकी बेटर लाइफ हो जाती है भाई। ऑब्वियसली आप पॉवर्टी, अगर आप गरीब थे, अगर आप एजुकेटेड हो गए, मतलब आपने शिक्षा ले ली और आपने सरकारी नौकरी ले ली, तो आप तो गरीबी से तो निकल गए ना, आपकी एक बेटर लाइफ हो सकती है एजुकेशन से, ये आप कह सकते हैं। ये तो मतलब एक बहुत ही अच्छा सत्य है। रिकग्नाइज इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल जस्टिस, आपको पता चलता है कि हमारे क्या क्या हमें प्रोविजंस है, रिजर्वेशन क्या है हमारे, हम क्या क्या ले सकते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे लिए क्या दिया है, या फिर हमारे राइट्स क्या हैं, हमें ये प्रोवाइड करती है। हमें एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सिखाती है कि भाई किस तरह से हम अपने जीवन को और उन्नत कर सकते हैं, हम अपने नॉलेज स्किल्स बढ़ा सकते हैं। इंक्रीज एजुकेशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ सोशल मोबिलिटी। क्या होता है कि एजुकेशन के लिए मोबिलिटी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है ना? Education trained in the skill that requires by the economy.
इकोनॉमी और एजुकेशन ये कैसे आपस में वर्क करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन द इकोनॉमी एंड एजुकेशन कैन बी एग्जैक्ट वन. For example, a number of productive capacity of engineering firms are limited by the number of engineers produced by education. तो भाई आपको एजुकेशन क्या करती है कि मान लो कि आपने इंजीनियरिंग करी, तो वहाँ पे आप प्रोडक्टिव कैपेसिटी, नंबर ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ इंजीनियरिंग फर्म्स आर लिमिटेड. तो मतलब एक तरीके का क्या होता है कि एजुकेशन आपको एक इंजीनियर बना रही है. आपको अब मान लो कि आपके पास वो कैपेसिटी है प्रोडक्ट बनाने की इंजीनियरिंग बनने के बाद, तो एक तरीके का क्या है, आप अपने घर पे या फिर अपने इलाके में वैसा फॉर्मेशन कर सकते हो, एक तरीके का प्रैक्टिकल है इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो अपने नॉलेज का. या फिर इकोनॉमी जो है वो आपको सिखाती है कि आपने किस तरह से नंबर ऑफ डॉक्टर्स, इंजीनियर, टीचर्स, टेक्नीशियंस ये सब बनाए हैं, है ना. ठीक है, और आगे देखते हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर क्या होता है. हमारे जो ह्यूमन बींग्स आर वर्ल्ड बिल्डिंग creatures and some total of the creation and preservation of transmission to the next generation. ये वही है कि आपको किस तरह से अपने प्रिजर्व करना है कल्चर को. तो रिड्यूस इनइक्वालिटी एंड डिस्पैरिटी, जो भी हमारे मतलब कोई छोटे लोग हैं या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमें बताता है कि भाई हमें इनइक्वल हम अब नहीं रहे, अनटचेबल हम नहीं अब नहीं रहे, हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं और सबके राइट्स की वो करते हैं. एजुकेशन हमें सिखाती है कि हमें कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन करना अपने लाइफ में, कैसा हम इसका प्रयोग कर सकते हैं. हम अवेयर हो जाते हैं जब हम क्लासेस में पढ़ते हैं ना, सोशल साइंस या फिर ये इसमें पढ़ाया जाता है आपको कि किस तरह से सोशल प्रेजुडिसेस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है, फिर या फिर ये जो सिस्टम है कैसे वर्क करता है. 6th क्लास से ही पढ़ाया जा रहा है, जो कि आपको एक बताता है कि आप इनइक्वालिटीज़ क्यों हैं समाज में, हम इनइक्वल क्यों हैं, कास्ट सिस्टम क्या है, अनटचेबिलिटी क्या है. ये सब चीज़ें एजुकेशन हमें सिखा रही है. तो हमें बेस लाइन वहीं से शुरू हो जाती है हमारी, जो कि हमें सिखाती है कि डिस्पैरिटीज़ और इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करना होता है, हमें इसको रखना नहीं होता है. अगर ये रहेंगी तो काफ़ी हद तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा या फिर समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसमें चेंजेस नहीं आ पाएंगे या फिर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी. आप ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू नॉलेज करना है तो एजुकेशन जो है वो हमें हेल्प करती है अचीव करने में. देखिए एजुकेशन जो है, आजकल जो एजुकेशन होती है वो एक तरीके की स्किलफुल एजुकेशन हो गई है. मतलब कि हमें कुछ सीखना है और वही हमें जीवन भर करते रहना है. हमें नॉलेज लेने की कोई इच्छा नहीं होती है, क्योंकि हमें लगता है कि नॉलेज लेने से हमें थोड़ा ना पैसे मिलने वाले हैं, या फिर हमें कोई एजुकेशन मिलने वाली है, या फिर हम कोई नॉलेज लेके हमें कुछ फ़ायदा होने वाला है. नहीं, हमको लगता है कि हमें तो बस क्या चाहिए, मनी चाहिए. तो मनी के लिए हमें एक स्किल आनी चाहिए. मान लो कि आपको आती है सिलाई, ठीक है, तो सिलाई में आपको कौन सी नॉलेज मिल रही है, नॉलेज नहीं मिल रही ना. वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक तरीके का आपको प्रैक्टिकल वर्क सीख लिया आपने, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हो. हाँ, उसमें अगर आपने थ्योरीज पढ़ी हैं, स्टिचिंग क्या होती है, ये क्या होता है, एक तरीके का वो भी स्किल ही है. बट अगर हम बात करें कि एक बेसिक नॉलेज होती है जो कि एक साइंस होती है, या फिर आप कहेंगे कि एक ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग देते हैं, जिससे ही सारे सब्जेक्ट्स निकले हैं. साइंस, सोशल साइंस आप देखते हैं, ईवीएस हो गई, फ़िलॉसफी हो गई, साइकोलॉजी हो गई, फिर आप देखते हैं कि जितनी भी फिज़िकल साइंसेस हैं या फिर सोशल साइंसेस, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स हैं, लैंग्वेज है, ये सारे के सारे फ़िलॉसफी से आए हैं. ये व्यक्ति पढ़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि इसमें क्या होता है, डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होती है किसी चीज़ की, कि हमें कैसे किसी चीज़ को समझने की कोशिश करनी है. एजुकेशन हमें बताती है कि हम कैसे अपनी नॉलेज को और इन्हेंस कर सकते हैं, कैसे रिसर्च कर सकते हैं, कुछ नया दे सकते हैं समाज में, कुछ एक आइडिया दे सकते हैं, कुछ साइंटिफिक एट्रीब्यूट्स कर सकते हैं, कुछ डेवलपमेंट कर सकते हैं. एक 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 आइडिया देना, दैट इज़ नॉलेज. ओके, तो नॉलेज से भी ऊपर होती है एक आइडिया, विजडम. वो कोई नहीं लेना चाहता, क्योंकि उससे कोई किसी का पेट नहीं भरता है. और गरीब को चाहिए पेट भरना, तो उसको एक चाहिए सरकारी नौकरी, तो बस वो उतना ही पढ़ता है जितना उसको सरकारी नौकरी में आना होता है.
इतना पढ़ के जब वो सरकारी नौकरी में चला जाता है तो वो अपडेट ही नहीं कर पाता अपने आप को, वो वैसा ही वैसा रहता है जैसा वो पेपर के टाइम था। तो आई थिंक ये जो एट्रीब्यूट है या फिर एटीट्यूड है कि हमारी पढ़ाई, हम ग्रेजुएट हो गए, एमए कर ली या फिर हमने पीएचडी कर ली, सॉरी पीएचडी तो नहीं इसमें इन्वॉल्व होगी क्योंकि पीएचडी में तो काफ़ी आपकी मेहनत या फिर आपके आइडियाज़ इंट्रीब्यूट होते हैं या फिर न्यू आइडिया आप देते हैं। एक तरीके का अगर आप बात करेंगे कि जो नॉलेज की है वो इतनी रेलिवेंस नहीं है इंडिया में। आप देखोगे आपको वोकेशनली ट्रेन किया गया है, 3rd क्लास में हो, आप पढ़े लिखे नहीं हो, फिर भी आप बिजनेस होल्ड कर सकते हो। आप एक तरीके के आप बहुत ही सम्मानित व्यक्ति होंगे। हालांकि अगर आप देखोगे आप पीएचडी स्कॉलर होगे या फिर आप बीए पास होंगे तो इतना आपको सम्मान नहीं दिया जाएगा जितना कि एक पैसे वाले व्यक्ति को दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं समाज की तो बात है ना, ये समाज जो है वो हमें ऐसा एट्रीब्यूट्स दे रहा है, नॉलेज पे बेस्ड नहीं होता है। तो एजुकेशन जो है वो एक आइडिया देती है कि कैसे हम अपने नॉलेज का इन्हेंसमेंट कर सकते हैं, कैसे हम इसमें डेप्थ अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं समाज को, और बीच में घुस के फिर मतलब एक तरीके का आप समझ जाओगे। इंडिविजुअल डेवलपमेंट, देखो इंडिविजुअल की डेवलपमेंट कैसे होती है एजुकेशन से। एजुकेशन हमें स्किल्स सिखाती है कि हमें कैसे बिहेव करना है, हाउ टू बिहेव इन द सोसाइटी, हाउ टू इनका कैसे बड़ों से कैसे बात करनी है। तो ये हमारे इंडिविजुअल की सक्सेस, कि इंडिविजुअल एक एज अ होल एक तरीके का कंडीशनिंग भी होती है जो कि नहीं होनी चाहिए। वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे अपने डेवलपमेंट में। कुछ हद तक कंडीशनिंग हो सकती है 25 साल तक, बट उसके बाद जब उसकी बुद्धि ये क्वेश्चन करती है, क्यूरोसिटी होती है जो कि उसको क्वेश्चन करती है कि हम भी ऐसा क्यों फॉलो कर रहे हैं, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, रीजनिंग जब वो लगाता है तो तब उसको समझ में आता है कि हाँ ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। वो अपनी बुद्धि लगा पाता है। ये एजुकेशन से ही हो सकता है, ठीक है ना। कुछ हद तक कंडीशनिंग होती है, बट कुछ हद तक हमें क्या करना है, एजुकेशन इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है भाई, सोसाइटी के लोग ही हमें एजुकेट कर रहे हैं, ठीक है ना। पर ये आपको एक निष्पक्ष आइडिया देती है, चेंजेस लाने का हेल्प करती है। एजुकेशन टीच सोशल रोल, एजुकेशन हमें बताती है कि हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, हमारे क्या वैल्यूज़ होने चाहिए, हमारा कैसा व्यक्तित्व होना चाहिए, इंडिविजुअल को कैसे बिहेव करना चाहिए, हमारे पुरखे कैसे करते थे और हमें कैसे करना है। मेंटेन्स सोशल स्टेबिलिटी रहती है, ट्रांसमिट वैल्यूज, कॉज सोशल ग्रोथ भी वहीं से होती है भाई। हमारी जो एजुकेशन है वो हमें वैल्यू सिखाती है कि हमें कैसे अपने जो ट्रेडिशंस थॉट्स जो भी हमें डायरेक्ट किए गए हैं वो कैसे इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, कैसे वो हमें आगे बढ़ाते हैं या फिर इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में। तो बहुत सारी ये थी हमारे फीचर्स या फिर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एजुकेशन इन सोसाइटी, ठीक है ना। समाज में एजुकेशन का काफ़ी महत्व है। हमने अभी बात की कि सोशलाइजेशन प्रोसेस होती है, प्रिजर्वेशन होती है, अपने सोशल वैल्यूज़, स्टेबिलिटी, फिर आप कह सकते हो कि रोल आपको डिसाइड करना कैसे है, डेवलपमेंट कैसे होगी इंडिविजुअल्स की, सोशलाइजेशन, प्रिजर्वेशन, इनरिचमेंट कैसे होगी, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिहेवियर्स, एंड बहुत सारी चीज़ें हमने अभी बात की जिसमें हमने रिकन्स्ट्रक्ट वैल्यूज़, social growth, transmit values, social stability, social roles, representative of society, individual development, and development of new knowledge, social mobility and social change, reduce inequality, disparity, transmission of culture, education trains skills, provide better life, build character, eradicating some vices, social vices, creating awareness, maintaining harmony, elevation of soul, basis of humanity, resolve conflict and contradictions, cooperative living, sublimation of instincts, democratic values, हाँ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, पॉजिटिव एटीट्यूड्स, कल्चरल डेवलपमेंट, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, कल्चरल एक्सपेंशन, इनोवेशन, सोशल प्लेसमेंट, सोशलाइजेशन प्रोसेस एंड मोरल डेवलपमेंट। तो ये थे हमारे कुछ फीचर्स ऑफ एजुकेशन इन द सोसाइटी, जो कि अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द वेलफेयर स्टेट, ठीक है। वेलफेयर डेमोक्रेटिक स्टेट क्या होती है या फिर सोसाइटी।
तो ये जो वेलफेयर है ना, वेलफेयर इज़ रिलेटेड टू द गवर्नमेंटल वर्क, मतलब कि गवर्नमेंट क्या काम करती है इन द टर्म्स ऑफ मनी। ये मनी, ठीक है ना। वेलफेयर मतलब क्या कि किसी की वेलफेयर सोचना, या फिर किसी गवर्नमेंट का क्या रोल है, क्या फंक्शन है, यू नो इस मॉडर्न टाइम में उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स समवन जो जो क्या है, जो इतना सक्षम नहीं है, जो समाज में अभी हाई लेवल पे नहीं पहुंचा है, या फिर मिडल से जो नीचे हैं, गरीब लोग या फिर पॉवर्टी, है ना, उनको कैसे वो वेलफेयर कर सकता है। देखिए, वेलफेयर का मतलब होता है कि जैसे डेमोक्रेसी, ये सबका अधिकार होना चाहिए, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। हमारी सरकार है, हमारे लिए है, हमारे लिए काम करेगी, है ना, हमारे द्वारा चुनी गई है। तो ये जो वेलफेयर स्टेट होती है वो एक ऐसी गवर्नमेंट होती है या फिर वेलफेयर होती है जो कि लोगों की वेलबींग के लिए काम करती है, कि लोग अगर स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, या फिर वो उनको सारे अधिकार मिले जो कि एक अमीर इंसान को मिल रहे हैं। अमीर इंसान की भी कुछ ज़रूरतें होती हैं जो कि उसको एक प्रोसीजरल तरीके से चलना होता है, ठीक है ना, बट ज़्यादा प्रॉब्लम गरीबों को होती है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि प्राइमरली जो वेलफेयर स्टेट होती है जो कि किसी व्यक्ति की वेलफेयर की काम में आती है, उसको हम वेलफेयर स्टेट कहते हैं। वेलफेयर स्टेट टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो उनको वेलफेयर जो स्टेट होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि आपकी जो इकोनॉमिक, मतलब आप जो गरीब हैं या फिर उनका जो सोशल स्टेटस है समाज में, उसको इम्प्रूव करना, या फिर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में इकोनॉमिक किसी गरीब के लिए रिजर्वेशन की बात की गई है, या फिर सोशल वेलबींग की बात की गई है कि जिसमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जो भी समाज ने उनके लिए रूल्स बुक बना दी है। तो वेलफेयर स्टेट होती है कि जैसे हम बेनिफिट हों, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमें एड्स मिले। अब वेलफेयर कैसे, बेनिफिट्स कैसे हो सकते हैं, बेनिफिट्स हो सकते हैं कि जैसे कि मनी, कि उनको मनी मिले, कैश पेमेंट्स मिले, सब्सिडीज़ होती है ना, कि उनको सस्ते में सामान मिल जाना, राशन कार्ड, ये सब चीज़ें क्या है, कंसेशन, ग्रांट्स, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द वेलफेयर, है ना। तो ये सब गवर्नमेंट की रेवेन्यू, जो रेवेन्यू लेती है, जो भी टैक्स लेती है लोगों से, वहीं से कलेक्ट करके, और वहीं जो नीडी पीपल्स होते हैं, जो कि गरीब होते हैं, उनको ये प्रोवाइड करती है। उसी को हम कह देते हैं कि वेलफेयर कर रही है गवर्नमेंट। सरकार जिनके द्वारा चुनी गई है उन्हीं के लिए वो हेल्प कर रही है, उनको मदद कर रही है। आप देखोगे कि जो हैंडीकैप लोग होते हैं उनको पेंशन मिलती है, जो बूढ़े लोग होते हैं उनको पेंशन मिलती है, या फिर आप देखते हो कि जो डिसेबल लोग हैं, ठीक है ना, डिसेबल हो गए, साथ ही में जो गरीब लोगों को, ओबीसी, एसटी, एससीज, उनको सबको ये रिजर्वेशंस मिली हैं ताकि वो अपग्रेड हो सके, विमेन को भी छूट मिलती है। एंड ये जो टेक टेक करना अपने, अगर स्टेट को हम वेलफेयर करना चाहते हैं, मतलब उसके लिए अच्छा काम करना, या फिर उसको ऊपर उठाना, मतलब उसकी गरीबी से उसको आज़ादी देना, या फिर जो भी वो, अगर आज़ादी से उसकी बेसिक नीड्स पूरी हों ताकि वो कुछ सोच पाए, कुछ देश के लिए प्रोग्रेस कर पाए। क्योंकि अगर ये लोग अगर उठ नहीं पाएंगे तो कैसे हम समाज में कुछ अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो एलिमिनेट करना इनइक्वालिटीज़ को, जो भी इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हैं, इंश्योर करना रीजनेबल एंड इक्विटेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये कि एक वेलफेयर स्टेट का काम होता है कि हमें क्या करना है कि जो भी सिक पर्सन्स हैं, या फिर जो बीमार हैं, या फिर गरीब हैं, या फिर डिसेबल हैं, या फिर जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा, या फिर वो परेशान हैं, तो उनका वेलफेयर करना, उनके बारे में सोचना ही क्या है, ये वेलफेयर स्टेट कहलाती है। वो गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट उनके लिए ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च करती है, स्कीम्स लॉन्च करती है, या फिर फंड रेज करती है जो कि उनकी ही रेवेन्यू कलेक्शन से होता है। It has a duty of eliminating economic inequality, ensure the reasonable and equitable standard of living। तो क्या होता है कि भाई जो भी इनइक्वालिटीज़ हैं उसको रिमूव करना, और इंश्योर करना कि हमें क्या, कैसा स्टैंडर्ड चाहिए। अगर एक व्यक्ति मर्सिडीज़ में घूम रहा है तो एक व्यक्ति के पास तो एक साइकिल भी नहीं है, तो एक तरीके का हमें इक्वटेबल, क्यूट करना, उनको, उन लोगों को हेल्प करना,
ताकि वो भी अपना अपना सिटीज़न होने का गर्व कर सके। ये नहीं है कि हम गरीब हैं तो हमें तो कोई देखता ही नहीं है। एजुकेशन जो है, उनको एजुकेशन देना। देखो, बेसिक नीड्स क्या होती है इंसान की? रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी, कपड़ा और मकान तो मिले ही मिले। सेकेंडरी चीज़ें या प्राइमरी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि शिक्षा, जो कि फ्री उनको मिलनी चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा आप देखोगे कितनी आग लगी हुई है आजकल। मार्केट में देख लो, आप देखोगे ऑनलाइन देख लो, आप देखोगे कोर्सेज बेचे जा रहे हैं 30-30 हज़ार के, और फिर आप मतलब हद पारे हो रही हैं एजुकेशन को लेकर। एक गरीब इंसान नहीं कर सकता इसको अफोर्ड, राइट? फ़ोन अफोर्ड नहीं कर सकता। या फिर स्कूल में भी जो गरीब इंसान है, जो गवर्नमेंट स्कूल में कितने मतलब बुरी हालत है। टीचर जो टैलेंटेड टीचर वहाँ पे एम्प्लॉय हुआ है, वो पढ़ाते ही नहीं है। तो एक तरीके का हेल्थ केयर उनको मिलना, सोशल इंश्योरेंस मिलना, हाउसिंग होनी चाहिए, ओल्ड एज पेंशन्स मिले उनको, मेडिकल केयर मिले जो फ्री हो। तो एक तरीके का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी स्टेट की, वेलफेयर स्टेट की, राइट? अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन, पेमेंट टू द अनएम्प्लॉयड। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? कुछ करेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे। वेलफेयर स्टेट करती है सोशल सिक्योरिटी को इंश्योर करती है। सोशल सिक्योरिटी क्या होती है भाई? सोशल सिक्योरिटी होती है कि भाई हमारे पास इतने पैसे हैं, हम जी सकते हैं, इतने साल जी सकते हैं, और हम इतना ऐसा काम करेंगे। हमारे पास सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, हमारे पास पैसा होना चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें, अपने जो भी निजी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, और ये तरीके से एक तरीके का क्या हो कि लोगों का भला हो। सोशल सिक्योरिटी के में आता है सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट। जो एक व्यक्ति के पास होगी तो वो फील कर पाएगा कि हाँ, मुझे कुछ करना है। सोशलिस्टिक इन नेचर, कि भाई इक्वालिटी होनी चाहिए। सोशलिस्टिक क्या होता है? सामाजिक, सबको समान अधिकार मिलने चाहिए, सबको एक जैसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वेल्थ का। कोई अमीर है तो बिल्कुल अमीर नहीं होना चाहिए वो, उसका आधा जो भी इनकम है वो गरीबों की है भाई, उसको भी दो। तो इक्वल, तुम्हारे पास 50 रुपये हैं तो हमारे पास भी 50 रुपये होने चाहिए। तो सोशलिस्टिक ये एक विचारधारा है जो कि रशिया में बहुत चलती है, और रशिया से हमने ये कॉपी करा है। सोशलिस्टिक होना चाहिए, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में भी है सोशलिस्टिक। तो वेलफेयर स्टेट कहती है कि सोशलिस्टिक होना पड़ेगा, हमें इक्वालिटी लानी पड़ेगी, हर एक इंडिविजुअल्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड हो वेल्थ का। वेल्थ जो है, वो पैसा जो है, वो एक के हाथ में ना हो, बल्कि सभी जो इंडिविजुअल्स हैं उसके हाथ में हो, है ना? जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उस पर कंट्रोल करना एक वेलफेयर स्टेट का काम होता है। अब इतने ज़्यादा करप्शंस आप देखोगे वेलफेयर स्टेट के नाम पे, करप्शन आप देखोगे, आईएएस जो देखोगे उनके कमरों में कितना करप्शन मिलता है। ये सब क्या है? आप देखोगे कि कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो कि बहुत ही ज़्यादा वेल्दी है, और कुछ सेक्शन, अगर आप बॉम्बे में देखोगे तो कुछ बहुत ही ज़्यादा अमीर है, और कुछ आप देखोगे धारावी जैसे स्लम एरियाज़ भी वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ का? नहीं। तो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ जो भी हो रही है, लेन देन हो रहा है, इस पर कंट्रोल होना चाहिए। ऑल द प्राइवेट इंटरप्राइज रेगुलेट बाय द गवर्नमेंट। जो भी प्राइवेट अपना काम कर रहा है, धंधा कर रहा है, ये जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ है, ये सारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो कि इतना इमेंस काइंड ऑफ करोड्स क्या करती हैं, वो करती हैं, कमाती हैं। और इस तरह से क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है, अगर इन पे कंट्रोल करे या फिर इन पे टैक्सेस ज़्यादा लगाती है, ताकि ये इनकी जो मतलब वेल्थ जो है वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, हालांकि होती नहीं है, ये अलग बात है। एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल होना चाहिए। इट प्रोवाइड्स इवन द बेसिक फैसिलिटी बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए लोगों के बीच में। बेसिक फैसिलिटीज़ हो गई, जैसे कि इकोनॉमिक सोशल सर्विसेज उनको मिले, एजुकेशन उनको मिले, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट उनको मिले। अब एरोप्लेन चल रहे हैं, इनको भी एरोप्लेन मिले। चलो एरोप्लेन नहीं तो कम से कम गाड़ी, ठीक है ना? तो ये ज़्यादा आवाज़ें आ गई हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि बेसिक फैसिलिटीज़ में हमारे एरोप्लेन की बात हमने की, तो भाई एरोप्लेन तो नहीं, कम से कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो उनको मिले फ्री ऑफ कॉस्ट। आप देखते हैं हाउसिंग मिले, कम से कम उनको जनरल एजुकेशन तो मिले। चलो आप
नहीं कहते हमको कि अंबानी के स्कूल में जाना है हमने, बट वेलफेयर गवर्नमेंट का काम होता है कि भाई एक आम जिंदगी उनको मिले, इकोनॉमिकल वो साउंड करें, सोशल सर्विसेज उनको, जैसे कि एजुकेशन हो गई, या फिर हेल्थ हो गई, या फिर ट्रांसपोर्ट हो गया, या फिर हाउसिंग होगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको मिले ताकि वो रेज हो सकें या फिर वो अपग्रेड हो सकें। बेसिकली वेलफेयर स्टेट किसके लिए? गरीबों के लिए। आप ये कह सकते हैं हमारे जैसे गरीब लोगों के लिए, कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपको एजुकेशन फ्री में मिलेगी, आपको हेल्थ डिस्पेंसरी देखते हो, गवर्नमेंटल डिस्पेंसरी आप देखते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो नहीं है बट उसका इसका इस्तेमाल कम होता है। हाउसिंग जैसे कि आप देखते हो कि अब अगर स्कीम के थ्रू अगर आपको हाउस भी बना के दिया जाएगा, तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइडेड होती हैं। टेंड टू टेक द रन वेरियस एंटरप्राइजेस। जो भी इंटरप्राइजेज हैं, जो भी प्राइवेट कंपनीज होती हैं, जो कि अ, उनसे भी क्या किया जाता है, ये कहा जाता है कि तुम भी वेलफेयर कर सकते हो अगर तुम्हारे पास पैसा है। तो वो बहुत सारे लोग होते हैं फंड रेज करते हैं या फिर फंड गिवन करते हैं गवर्नमेंट को, या फिर जब आपने देखा था कोरोना हुआ था तो बहुत सारी कंपनीज पीएम फंड रेज बना था, जिसमें ये सब किया गया था ताकि उनको सिलेंडर्स या फिर ये जो भी एम्यूनिटीज़ हैं कोरोना रिलेटेड वो मिले। इट इंश्योर द जस्टिस टू ऑल। जस्टिस मिलना चाहिए भाई। कोई एक ही घर है और एक घर में एक बहुत ही अच्छा खाना खा रहा है और दूसरा बिल्कुल ही बचा हुआ खाना खा रहा है, तो ये गड़बड़ हो सकती है ना। हम कैसे कह सकते हैं कि ये फैमिली बहुत ही एडवांस्ड है? कुछ व्यक्ति इसमें एडवांस है और कुछ है ही नहीं। तो जीडीपी की बात अगर हम करेंगे तो कि जीडीपी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है यहाँ की स्टेट की, इस कंट्री की थर्ड इकॉनमी है। तो आप ये भी तो देखो कि गरीब कितने हैं। और चाइना की देखो, कंपैरिजन करके देखो आप जीडीपी। तो एक तरीके का हम ऐसे हवा में बात नहीं करनी चाहिए, हमें फैक्ट में बात करनी चाहिए कि किस तरह से जस्टिस हम कर रहे हैं वेलफेयर स्टेट पे। authorities, officers of social services, प्लानिंग ऑफ एक्टिविटीज़, जो भी नेशनल पॉलिसीज़ बनाई गई हैं ताकि हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो एक बैलेंस मैनर में चले, है ना। हमारी जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं या फिर इंडस्ट्रियल ये सब चीज़ें पे एक कंट्रोल होना चाहिए। वेलफेयर स्टेट जो होती है वो रेगुलेट करे, कंट्रोल करे प्राइवेट कंपनीज़ पर, ताकि जो पैसे का वितरण है या फिर जो ग्लोबलाइजेशन हो रही है, जो मूवमेंट हो रही है पैसे की, ठीक है ना, मार्केट्स टू ट्रेडिंग कंपनीज और स्टफ लाइक दैट, इस पर कंट्रोल होना चाहिए, है ना। लाइसेंसिंग वेलफेयर ऑफ लेबर्स ऑल्सो कम अंडर द प्रिव्यू ऑफ ड्यूटीज़ ऑफ वेलफेयर स्टेट। जो लेबर्स होते हैं जिनको अंधाधुंध काम करवाया जाता है फैक्ट्रीज़ के अंदर, उनकी उनकी भावनाएं पता होनी चाहिए गवर्नमेंट को भाई। उनको भी, उनकी भी एक लाइफ होती है, ठीक है ना। हम फुल डे उनसे काम करवाएंगे, फिर उनको सैलरी भी बहुत कम देंगे, तो ये एक तरीके का एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है वर्कर के ऊपर। टू इंश्योर द सिक्योरिटी, हम ऐसे तो नहीं इंश्योर कर सकते किसी भी वेलफेयर स्टेट का, या फिर हम कह सकते हैं कि हम चाहते हैं कि भाई हमारा स्टेट जो है वो वेलफेयर हो, तो बिना बिना किसी एक्सप्लॉयटेशन के, बिना किसी लेबर को परेशान किए, हम मतलब एक तरीके का हम चाहते हैं कि सोसाइटी अपग्रेड हो। तो अपग्रेड कैसे होगी? जब तक हम लोअर क्लासेस को नहीं उठाएंगे या फिर उनको हेल्प नहीं करेंगे। तो वेलफेयर स्टेट इज़ ऑलमोस्ट इज़ रिलेटेड टू द पुअर वंस एंड हु डिडंट गेट इवन दैट पर्टिकुलर वो जो उनको मिलना चाहिए। आगे आता है टीचर का क्या रोल है सोसाइटी के अंदर। तो भाई ये तो सब जगह आ जाएगा कि टीचर इज़ द प्रोवाइडर, टीचर इज़ द मॉडल एंड वैल्यूएबल है उसका उसका करेक्टर, उसका कैसा बिहेवियर है, उसका कैसा अफेक्शन है बच्चों के प्रति, वो कैसे मोरली कैसे है, वो मोरल क्या है उसके, उसका कॉम्पिटेंस कैसा है, वो कितना कॉम्पिटेंट है, कितना जागरूक कर पा रहा है यूथ को कि हमारे देश में ये होना चाहिए, हमारे देश में वो होना चाहिए। वो इनकरेजर होता है भाई, वो इनकरेज करेगा बच्चे को, मोटिवेट करेगा कि ताकि तुम भी इसमें पार्टिसिपेट करो, तुम इसको फ्लरिश करो, तुम्हारे ये आइडिया हो सकते हैं, तुम ऐसा कर सकते हो। उसमें वो आइडेंटिफाई करते हुए वो बता सकता है कि
तुम में ये कैपेबिलिटी है, तुम इसमें जा सकते हो। ये नहीं है कि सरकारी नौकरी करो और फंस जाओ एक चीज़ में। तुम एक्सप्लोर करके देखो ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। स्पोर्ट्स में जा सकते हो, सिंगिंग में जा सकते हो, डांसिंग में जा सकते हो। एक हॉबी आपकी होनी ही चाहिए। तो एक तरीके का टीचर हमें सिखाता है कि किस तरह से हमें आपको एक स्किलफुल बनाना है, एजुकेट करना है यूथ को, इनकरेज करना है सोसाइटी में, जो बताना है उनको, अवेयर करना है कि भाई कहाँ कहाँ गड़बड़ चल रही है, प्रॉब्लम्स को उठाना, या फिर क्लासरूम के अंदर उन लोगों को शर्मसार नहीं करना कि भाई ये तो गरीब है, ये ऐसे होते हैं। इस तरह से प्रेजुडाइजेस नहीं धारण करने चाहिए टीचर को। टीचर को ये चाहिए कि इनको हेल्प करे, जो जो ठीक ठाक है बच्चे, जो अच्छे घर से हैं, उनको उनके अंदर ऐसी भावनाएं प्रकट करें ताकि वो किसी की हेल्प करें, कोऑपरेटिव लर्निंग सिखाए टीचर। ये टीचर का काम होता है, ठीक है। वो खुद भी, जब वो खुद करेगा तो बच्चा उसको कॉपी करता है, देखता है कि यार ये तो टीचर तो इसको हेल्प करता है। जब मैं जाता हूँ तो ये हमेशा उनको कुछ ना कुछ दे रहा होता है, या फिर समझा रहा होता है, या पढ़ा रहा होता है, या देख रहा होता है। तो एक तरीके का क्या होता है कि टीचर से भी एक इंसान सीखता है, ठीक है। हमारे टीचर ऐसे करते थे, हम ऐसा करेंगे, है ना। एक तरीके का क्या होता है कि क्लासरूम के अंदर करिकुलम को रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट करना, या फिर उनकी क्या नीड्स हैं, डिफरेंसेस उनको बताना, डेमोक्रेसी लेके आना, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट है, पर उसमें भी उनकी यूनिकनेस को बाहर लेके आना, ये सोसाइटी में ये बहुत सारे काम होते हैं। ये साइंस एक्सपेरिमेंट्स में उनको इन्वॉल्व करना, या फिर जो बच्चे हैं वो अपना इकट्ठे काम करें, कोलैबोरेटिव लर्निंग उनको सिखाना, समाज में कैसे रहते हैं, कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क क्या होता है, एक तरीके का आपको समाज में कैसे रहना है, वो मिनिएचर फॉर्म ऑफ स्कूल है जो कि एक टीचर आपको सिखाएगी, ठीक है। कैसे आपको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, स्किल आप कैसे अपनी ग्लीन कर सकते हो, अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, आपकी क्या 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 क्षमताएं हो सकती हैं जिसमें आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। तो टीचर जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे को इनकरेज करने में, उसकी स्ट्रेंथन करने में, ताकि वो, मान लो कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा लगता है, या फिर जो मतलब कि देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। देश की भावना तब आएगी ना टीचर खुद वैसा होगा, या फिर उनके अंदर वैसी वैल्यू इनकलकेट करेगा, ठीक है ना। कैसे सर्विस करनी चाहिए, किसी की हेल्प क्यों करनी चाहिए, कैसे होती है हेल्प, क्या एक्शन लिए जा सकते हैं, एक सेट ऑफ बिहेवियर टीचर उनको सिखाता है। तो ये सेट ऑफ बिहेवियर ही कहीं ना कहीं उनके अंदर ये भावनाएं पैदा करता है कि हमें हेल्प करनी चाहिए, किसी की सर्विस करनी चाहिए, कोई गरीब है तो उनकी हेल्प करनी चाहिए। हमें संवेदना नहीं दिखानी है उनको, गरीबों को संवेदन नहीं सिखाना। ये हमारा अधिकार होना चाहिए, ये हमारे अंदर होना चाहिए। हमें ऐसे नहीं करना चाहिए बेचारा बेचारा नहीं सिखाना है उनको, ऐसी फील लगवाना है कि भाई तुम तुम अगर पढ़े लिखे हो तो तुम किस काम के, कि अगर किसी के काम नहीं आ पाए, है ना। तो एक तरीके का वैसा पर्सपेक्टिव टीचर इनकलकेट करता है। डेमोक्रेटिक एटीट्यूड टीचर का होना चाहिए कि सबको लेके चलना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को लेके चलना, ये सारा समाज में ही आता है। अब सम करते हैं हमारी इंट्रोडक्शन जो थी सोसाइटी की, कि भाई सोसाइटी एक लैटिन वर्ड से आया है, सोशियस। सोशियस मतलब होता है एसोसिएशन, मतलब कि जुड़ा हुआ, किसी एक या दो व्यक्तियों से जुड़ी, एसोसिएट हुआ, या कंपेनियनशिप। कंपेनियनशिप क्या होता है? फ्रेंड। सोसाइटी मीन्स अ लार्जर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर एसोसिएटेड विद ईच अदर, कि ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है, वेब है, या फिर कह सकते हैं कि बहुत बड़ा कम्युनिटी है, ठीक है। लार्जर नंबर ऑफ पीपल्स लिविंग टुगेदर, एसोसिएट होते हैं एक दूसरे से, और यही उनका जो आपस में वो बातें करते हैं ना, इंटरेक्शन करते हैं या रिलेशन बना के रखते हैं, और ऐसे झुंड बना के रहते हैं सोसाइटी में, उसी को हम कह देते हैं सोसाइटी। सोसाइटी को डिफाइन करने वाले बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं। कंप्रिहेंसिव स्टडी करी है उन्होंने कि कैसे माइक्रो लेवल या मैक्रो लेवल पे स्टडी किया जा सकता है, क्या क्या पर्सपेक्टिव रहते हैं, क्या विचार विमर्श करना होता है, पॉपुलेशंस किस तरह से है,
पॉपुलेशन क्या है, लाइकनेस क्या है उनकी, डिफरेंसेस क्या है, इंटरडिपेंडेंस क्यों होते हैं वो, परमानेंट नेचर क्या है, सोशल कंट्रोल क्यों किया जाता है, ये सारी की सारी कहानी जो है वो सोसाइटी में की जाती है। रोल ऑफ एजुकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम सोसाइटी की बात करते हैं। एजुकेशन बनाती है किसी भी सोसाइटी को। सोसाइटी फर्म तो होती है, वो हमारी एजुकेशन की डेवलपमेंट हुई इसीलिए हम एक सोसाइटी फॉर्म कर पाए, या फिर वैसे सेट ऑफ रूल्स हम इंसानों ने रूल्स बनाए ना, हम ही इनको चेंज करेंगे। तो एजुकेशन ही क्या है? एजुकेशन जो हमें ये सिखाती है कि कैसे हमें चेंजेस के साथ अडाप्शन करनी है, कैसे हम इसमें बदलाव ला सकते हैं, कैसे हमें अपने जो वैल्यूज़ हैं उसको इनकलकेट करना है। जैसे कि आप देखते हैं फिलोसोफर्स होते हैं जो कि अपनी विचारधारा रखते थे, वो कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट करते होंगे एक दूसरे को, पर कभी लड़े नहीं आपस में। सबने अपनी अपनी बात कही कि ऐसा होता है, एपिस्टेमोलॉजी होती है, एक्सियोलॉजी होती है, या फिर अपनी अपनी कहानियाँ बता के गए। तो ये सारी आइडियलिज़म, नेचुरलिज़म, कंस्ट्रक्टिज्म, ये सारी विचारधाराएँ या फिर स्कूल ऑफ थॉट जो कि बताती हैं कि कैसे हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है या सोसाइटी बिल्ड होना शुरू हुई, कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, रेनेसां आया। ये सारी कहानी जो है वो सोसाइटी में होती है। ये होती है पॉसिबल, चेंजेस जो हो रहे हैं ना, डायनेमिक चेंजेस हम देख रहे हैं सोसाइटी में, वो एजुकेशन की बदौलत है। मतलब एक एंड प्रोडक्ट है चेंजेस। किसी भी सोसाइटी को हम बदलाव देखना चाहते हैं तो एजुकेशन का स्तर बढ़ाना पड़ता है। मतलब एजुकेशन इस टाइप की होनी चाहिए जो कि उसकी रियल लाइफ से कनेक्टेड हो, मीनिंगफुल हो, जो कि वो अप्लाई कर पाए। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि आज ज़्यादातर हम एक वोकेशनली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं अपनी एजुकेशन से, बट हम एक नॉलेजेबल पर्सन नहीं बनते, हमें नॉलेज चाहिए ही नहीं है। तो एक तरीके का एजुकेशन जो है वो आपको एक ना सिर्फ एक एजुकेटेड पर्सन बनाती है, अलॉन्ग विद सोसाइटी में कैसे चेंजेस लाने हैं वो भी सिखाती है। तो ये थे हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी, फंक्शन ऑफ सोसाइटी, व्हाट इज़ द वेलफेयर स्टेट, क्या होती है वेलफेयर डेमोक्रेटिक सोसाइटी, क्या होती है। ये सारी कहानी हमने आज इस चैप्टर में पढ़ी। तो अगला चैप्टर है हमारा सेक्युलरिज्म। ठीक है, सेक्युलरिज्म हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।